ये बताता हूँ। जैसे आपके पास में आ गया NaCl है एक्वस और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। कंडीशन बताई थी मैंने, आपको याद होगी। मैंने कंडीशन क्या क्या बताई थी कि अगर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है और सेम मेटल इलेक्ट्रोड है तो वो बात है प्योरिफिकेशन की, ठीक है। और मॉल्टन सॉल्यूशन है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, तो बात होगी तुम्हारे सेपरेशन की। और एक्वस सॉल्यूशन इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो वो बात है फॉर्मेशन की। तो यहां पर आपका NaCl एक्वस है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, क्या होगा इसका फॉर्मेशन। करना कैसे होता है, NaCl मिलके क्या बनाएगा, NaCl ब्रेक होकर के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा, साथ में वाटर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएगा। मैंने कहा था कि इन दोनों में से सीरीज में देख लो नीचे कौन है, एनोड पर वही ऑक्सीडाइज होता है जिसका SRP मोर नेगेटिव होता है, कैथोड पे वो रिड्यूस होता है जिसका SRP मोर पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो Cl नेगेटिव का SRP मोर नेगेटिव है, तो इन दोनों में से तो ये वाला एनोड पर आएगा। दोनों की जो सीरीज मैंने लिखवा रखी है उस सीरीज में रिलेटिव पोजीशन देख लो, जो नीचे वाले स्पीसीज है वो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स पे आएंगे, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो यहाँ Cl नेगेटिव आपस में Cl नेगेटिव से मिलके Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज होगा। कैथोड की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से H पॉजिटिव नीचे आता है, तो H पॉजिटिव आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपका ये दोनों यूज हो गया, बचा क्या है इसमें, Na और OH नेगेटिव मिलके बन गया NaOH। NaOH एक बेस होता है जिसका pH 7 से ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन बेसिक कहा जाएगा। ये आई बात समझ में। हाँ, अब इसी तरह से अगर मैं कोई और पूछ लूं आपसे, मैंने कह दिया कि AgNO3 है, AgNO3 को अगर मैं देखूंगा इसमें तो क्या होगा, इसमें Ag पॉजिटिव होगा, NO3 नेगेटिव, साथ में वाटर है अपना H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो रिलेटिव पोजीशन देखी जाए तो OH हमारा नीचे है, तो 2OH नेगेटिव मिलके हाफ O2 बनाएगा, H2O बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से। ये तो एनोड पे रिएक्शन हो गई क्योंकि हमारा नीचे वाला ही काम आता है। कैथोड पे देखा जाए तो इन दोनों में से Ag नीचे होगा, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना लेगा। तो आपने इन दोनों को यूज कर लिया, बचा क्या है, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव मिलके बना लेगा HNO3, जो कि एक एसिड है, इसका pH 7 से कम होता है तो मीडियम एसिडिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और कुछ कहना है किसी को? चलो कोई बात नहीं, नहीं कहना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो बताओ मेरे को, देख लूं क्या तैयारी है तुम्हारी, फिर टेस्ट के आधार पे कल बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन बताइए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये PDF मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर रखी है, अगर यहाँ से सही विजिबिलिटी न हो तो अपने ग्रुप में चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड कैथोड और दूसरा क्या है, सोडियम इज फॉर्मेट कैथोड, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एनोड, Cl2 इज लिबरेटेड कैथोड। तो बताओ सही क्या है इनमें? अभी यही क्वेश्चन कराया मैंने।
ऑप्शन ए था ना। अभी आपने देखा था एनोड पे मिला था क्लोरीन, कैथोड पे मिला हाइड्रोजन और NaOH बना था, तो हाइड्रोजन लिबरेटेड है कैथोड। अगला है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट सेल व्हेन। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कब बिहेव करता है वो? 100% सही है बेटा, सी। आपको याद है मैंने 3 कंडीशन बताई थी। किसी सेल को जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया है वो सेल के थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से कम है तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है, अगर उसके बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम होती है, और अगर उससे ज्यादा ओवर पोटेंशियल दे रहे हैं हम लोग तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इन दैट केस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने एक बात और भी बोली थी आपको कि ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ सेल ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद है ना? अगला ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाला बताओ बेटा। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड when no current is drawn through the cell। पक्का है ना? और अगर करंट ड्रॉन करते तो क्या बोलते इसको? सेल पोटेंशियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस वाली रिएक्शन को सही कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है? बोलो। सेल वोल्टेज नहीं बोलते बेटा, सेल वोल्टेज होता है किसी सेल से कंज्यूम किया गया वोल्ट। किसी सेल से हम किसी सर्किट में कितना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं वो सेल वोल्टेज है। और जो कैथोड एनोड का जो डिफरेंस है वो आपका पोटेंशियल होता है उसका। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका बताओ। इसमें क्या हो रहा है? Zn से Zn2+ बन रहा है, एनोड होगा। Ag+ से Ag बन रहा है, कैथोड होगा। तो कौन सा? डी ऑप्शन राइट आंसर। विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड को मेजर करने का कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है? कौन सा? सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें एनोड आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड कॉपर होता है। अच्छा, यही अगर कॉपर के बजाय जिंक होता तो क्या होता? बताओ। Zn कपल आगे होता और हाइड्रोजन कपल पीछे होता। कंसंट्रेशन दोनों की ही 1 मोलर रहती है ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 6 वाला। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ CO2 पॉजिटिव ऑब्जेक्ट Cu इंडिकेट दैट। बताइए। जवाब दो इसका क्यों। बिल्कुल ठीक जवाब है। मैंने कहा था ऊपर से नीचे चलेंगे अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो आपका SRP नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। SRP जैसे जैसे पॉजिटिव होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा और रिड्यूसिंग नेचर
डिक्रीज होगा, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अब बताओ 7th वाले में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 पॉजिटिव SN2 प्लस कपल इज इतना है और Cr के लिए इतना है। दोनों में ही रिडक्शन है ना, तो दोनों की SRP है। एनोड कौन होगा? ये कैथोड होगा ये। तो कैथोड माइनस एनोड ही तो करते हैं इसके लिए। तो सेल पोटेंशियल क्या रहेगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 5 और 4 9 और 7 और 1 8, 0.89 वोल्ट, बिल्कुल ठीक। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल? बताओ। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, सही होगा गलत होगा? गलत है। रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है ना वो। इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और द रिडक्शन रिएक्शन। बताओ। ये सही है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब ये तीनों सही है। इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन के लिए सरफेस दे रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है भैया, और एनोड की तरह काम कर रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन की तरह काम कर रहा है वो, कैथोड की तरह काम कर रहा है तो रिडक्शन भी होगा। इसका तो गलत क्या है? ए ऑप्शन होगा इसका, है ना। नॉट करेक्ट बोला ना, कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगला, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एसआरपी के बेसिस पे अगर देखा जाए, यहां पे जो दे रखे हैं उनमें से आपका Cr3+ होगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 8 फाइंड आउट इन विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। बताइए। क्वेश्चन 8 का डेटा देखना है अपने को। यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन 8 तो बहुत ऊपर है, उसमें कोई डेटा ही नहीं है, 9th वाला होगा वो। फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर रिड्यूसिंग पावर। तो कैसे ऑर्डर में अरेंज करोगे? यहाँ क्वेश्चन 9 होना चाहिए इसका। एग्जाम आइडिया को थैंक बोलते हैं, उन्होंने हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ जी, बताइए। देखो, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो सबसे कम रिड्यूसिंग होगा। तो इनमें चेक करो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है? MnO4 नेगेटिव वाला, है ना। और उससे ज्यादा कौन है फिर? Cl2। उससे आगे है तुम्हारा Cr3+। उसके आगे है एक सेकेंड बेटा, हमारा इस वाले का ऑप्शन भी हमारा Cr होगा।
हाँ, एक्चुअली क्या है, हमें जो एसआरपी दे रखी है Cr3+ से Cr में चेंज होने के लिए है। तो Cr वाले की वैल्यू ये रही, Mn2+ की वैल्यू ये रही, Cl नेगेटिव की ये है, Cr3+ की ये है। तो आप इस बेसिस पे चेक करो, Cr3+ के बाद Mn2+ का सबसे ज्यादा रिड्यूस, वो सबसे कम रिड्यूसिंग है, Mn2+ आ गया, उसके बाद Cl नेगेटिव आया, फिर Cr3+। तो ऑप्शन कौन सा है? बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन 9। फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। मोस्ट स्टेबल कौन है इनमें से? स्टेबल वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना, और जिसका एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। MnO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, Cr3+ नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऐसा है ना, Cr3+ जो है उसकी जो एसआरपी है, आप उसे देखो, Cr3+ की एसआरपी 1.33 है, और MnO4 जो है वो Cr3+, सॉरी, इसकी जो है -0.74 है, और ये क्या कहते हैं, MnO4 नेगेटिव की है वो 1.51 है। तो एसआरपी जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैं थोड़ा सा सीरीज की तरफ जाना चाहूंगा, तो मैंने बताया था लिक्वा सरकाना, याद है, इसका एसआरपी -3.06 था, और ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, और नीचे हमारा गोल्ड है जिसका पॉजिटिव 1.16 वोल्ट है। तो एसआरपी जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना लेस रिएक्टिव है, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। समझ आ गया? ठीक है, तो कौन रहेगा फिर इसमें? MnO4 नेगेटिव। ठीक है जी, अगला देखें, 4 हाफ रिएक्शंस 1 to 4th आर शोन बिलो। 4 हाफ रिएक्शन दे रखी हैं, एक में OH से ऑक्सीजन बन रहा है, एक में Na से Na बन रहा है, H+ से H2 और Cl नेगेटिव से Cl2। तो वो कह रहा है कि विच टू ऑफ दीज रिएक्शन आर मोस्ट लाइकली टू अकर्स व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइनेज इलेक्ट्रोलाइट। ब्राइन कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वह कौन सी रिएक्शन इनमें से हो सकती है? तो थोड़ा सा याद करें तो मैंने बताया था, एनोड पे हो रहा है 2Cl नेगेटिव से Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड पे हो रही थी 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ दो टू रिएक्शन आर मोस्ट लाइकली टू अकर्स। अब वो कौन सी 2 रिएक्शन है जो यहाँ पे होती हैं? तो मेरे ख्याल से एक तो एनोड वाली ये हो गई और कैथोड वाली ये हो गई। तो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में ऑप्शन है? ये तो हो रही है रिएक्शन, वो तो बी वाला हो जाएगा इसका। अगला है लाला, जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज क्यों है ऐसा? जिंक को आयरन के ऊपर कोट किया गया है,
और रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है ये? ई नॉट जेड एन का बराबर है, ज्यादा है, कम है, या कोई ऑप्शन नहीं इनमें से? पक्का गलत बता रहा है तो जेड एन का ई नॉट होता है -0.76 वोल्ट, और अगर आयरन की बात करें तो -0.44 वोल्ट है। ज्यादा कौन है? आयरन ज्यादा है जी, कम है। समझे? तो ज्यादा नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, तो कम की बात कर रहा है वो। समझे? अगर ये हमारे उसका कॉन्सेप्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन का, पढ़ लिया होगा सबने। क्या बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में? रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में मैंने बताया था कि देखो दो कंडीशन होती है। हमारे पास ये आयरन आर्टिकल है कोई, इस पे अगर मैं जेडएन की कोटिंग करूंगा तब भी रस्टिंग से रुक जाएगा, मैं इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करूंगा तब भी रस्टिंग से रुक जाएगा। तो रस्टिंग रोकने में दोनों का रूल है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कोटिंग करने के बाद जब क्रैक हो जाता है तब। मान लीजिए यहां पर जो लेयर बनी है ये लेयर हमारी कॉपर की है, या इधर बात करूं तो जेडएन की है। अगर ये लेयर यहां से क्रैक हो गई, यहां से अगर ये क्रैक हो गई तो अंदर से आयरन निकल आएगा। अब ये ऊपर कैथोड है, कॉपर है, आयरन है, रिलेटिव पोजीशन देखेंगे टेबल में तो ये नीचे है और ये ऊपर। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एलिमेंट ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और नीचे वाला रिड्यूस होता है। तो अगर ये क्रैक हो गया तो इसका जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एस्टेब्लिश्ड हो गया इनमें। तो आपका ये ऑक्सीडेशन हाई होगा क्योंकि एनोड की तरह काम करेगा, और ये कॉपर है वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो अगर ये क्रैक हो गया तो इसका जो रेट ऑफ कोरोजन है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिस हिसाब से कोरोजन पहले हो रहा था बिना कोटिंग के, उससे कहीं ज्यादा रेट बढ़ गई इसकी। अच्छा, इन केस अगर यहां पे क्रैक होता है तो ये सीरीज में ऊपर है, ये एनोड है, और ये नीचे है तो ये कैथोड है। एनोड हमेशा ऑक्सीडाइज होता है और कैथोड रिड्यूस हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब डिके कौन होगा? जेडएन। तो क्रैक होने के बाद भी आपका जेडएन इसको प्रोटेक्ट करेगा, और अगर यहां पे क्रैक हो गया तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि कोरोजन के रेट को और हाई कर देगा। इसलिए कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग नहीं करनी चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करनी चाहिए। इसी फिनोमिना को यूज करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन फिनोमिना में। मैंने आपको शायद पिछली बार जब बताया था तो मैंने कहा था कैथोडिक प्रोटेक्शन पानी के जहाज में होता है। शिप होता है ना, शिप का जो बेस बना होता है पूरा, इसका जो बेस बना होता है वो आयरन का होता है, लेकिन यहां पर किसी मैग्नीशियम या जेडएन के साथ वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल और ये मोर रिएक्टिव मेटल। अब इसका कोरोजन होता है, इसका प्रिवेंट हो जाता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव कैथोड की तरह काम करेगा और ये एनोड की तरह काम करेगा। ये लगातार डिके होगा और इसे चेंज करने में कोई खर्चा नहीं है। भाई एक प्लेट है मेटल की, इसे उठाया दूसरी प्लेट लगा दी। लेकिन इस वाले में पूरा जहाज खोलना पड़ेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा इसे चेंज करना। तो ये जो फिनोमिना है कैथोडिक प्रोटेक्शन है, और ये सी वाटर में तो रहता ही है, इलेक्ट्रोलाइट तो है ही वो, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, गुड कंडक्टर होता है वो। तो ये आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें हमेशा किसको लेना होता है? मोर रिएक्टिव मेटल को। और मोर रिएक्टिव कौन होता है? जिसका एसआरपी
मोर नेगेटिव हो, मोर नेगेटिव को हम लेस मानते हैं, मोर पॉजिटिव को हाई मानते हैं। बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। अगला बताओ, डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी, गलत। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, सी ऑप्शन होगा। तो समझ में आ गया था, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए बताया था मैंने आपको। किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी इसी बात पे डिपेंड कर रही है कि उसका ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी। अब वो पूछता है कि क्यों फिजिबल होगी, तो आप ये रिलेशन बता दोगे, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। तो अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। The standard EMF of galvanic cell involving 3 mole of electron in a redox reaction is 0.59 volt. The equilibrium constant for the reaction of cell is, क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला लाओगे, बताओगे मेरे को? बच्चा पार्टी, देखो बेटा ये दे रखा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट सेल 0.59 वोल्ट, किसके लिए है? हाँ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन इतना है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कितना होगा भाई? तो फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। एन आपका कितना होगा यहाँ पे? 3 मोल है ना, एन आपका 3 रखना है, और ये दे रखा है, आप ये निकाल लोगे। तो चूंकि इसकी वैल्यू बराबर ही दे रखी है, जो डेटा गिवन है वही पावर यहाँ पे है, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है ना। लवली जाग गई बेटा 8:45 बजे? सही है बेटा। चलो भाई आगे वाला बताओ। Which of the following solution of KCl will have the highest value of specific conductance? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं कंडक्टिविटी। तो कौन से कंसंट्रेशन के लिए हाईएस्ट वैल्यू होगी कंडक्टिविटी की? काय को? रीजन बताओ। आपको याद होगा शायद मैंने 2 दिन पहले इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताया था। मैंने कहा था डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब समझ गए? कंसंट्रेशन कम करना। तो कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है,
इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। समझ आ गया? चलो, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट? कौन सा गलत है? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन। ज्यादा गाढ़ा होगा ज्यादा रुकावट होगी, पानी मिलाने से पतला हो गया, कंडक्शन बढ़ गया, कम हो गया। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेशन जानते हो क्या होता है? किसी आयन को कितने सॉल्वेंट पार्टिकल कवर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने NaCl ले लिया, तो NaCl को पानी में डाला, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कवर हो गया। अब ये जो Na पॉजिटिव है इसे सॉल्वेंट पार्टिकल चारों तरफ से कवर कर लेंगे। जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा पार्टिकल उतना भारी हो गया। ठीक है भाई? पर नंबर ऑफ आयंस यहां पे उतने ही रहेंगे, और कंडक्शन होता है वो नंबर ऑफ आयंस पे होता है। तो अगर साइज वाली बात पे डिपेंड करता फिर तो ये पे भी करेगा। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। कोई बताएगा बेटा क्यों? देखो ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है बेटा तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए। आपको याद है कंडक्टिविटी दो चीजों से पढ़ी है हमने, एक तो इलेक्ट्रॉन से और एक आयन से। याद रखना दोनों में ही अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल्स में होती है, और यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आयंस के केस में जस्ट उल्टा है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो जो कि हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो आयंस का कोई मुद्दा है नहीं हमारे पास। तो अगर वो बात कर रहा है कंडक्टिविटी की सॉल्यूशन में तो ये वाला टॉपिक अपने यहाँ पे वर्किंग में होगा। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, बताओ जरा। लैम्डा m इज इक्वल टू, जी बिल्कुल, K इंटू 1000 अपॉन m। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगी। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो M कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो M कम होगा, M कम होगा तो ये बढ़ना चाहिए। फिर इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा m भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये रिलेशन आपका। फिजिकली कोचिंग पूरी भरी पड़ी है बेटा, एक भी सीट खाली नहीं है आज, है ना। हाँ, हमारे यहाँ जो है बच्चों के मामले में तो कोई मामला है ही नहीं। देखो कोई बात नहीं, मुझे हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये चल रहा है, आपको दिख रहा है।
चलो भाई आगे बताओ। अगला क्या है? हाँ, ये कौन सा फॉर्मूला भाई? बताओ। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? डिबाय हकल्स-ओनसागर इक्वेशन। ये एक्चुअली क्या है कि जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराउस लॉ होता है ना, ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए यह फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला है वो? फॉर्मूला होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर द रूट ऑफ सी। ये आपका डिवाई हकल-ओनसागर इक्वेशन है। तो बताओ किसमें इक्वलिटी होल्ड करेगा ये? अच्छा, लिखा तो है लैम्डा बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ए कॉन्स्टेंट है, सी मोलारिटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना? तो इक्वलिटी होल्ड कौन सा करेगा भैया? किसके बराबर कब होगा? जब सी आपका जीरो हो। क्यों भाई? सी अगर जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो। वही तो बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपका सी जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो लैम्डा एम किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट के। तो ये कंडीशन इसमें आ जाएगी। ठीक है? सी वाला होना चाहिए इसका। अगला, लैम्डा एम नॉट NH4OH इज इक्वल टू, बोलो बोलो। मैंने कहा था किसी बेस के लिए वैल्यू निकालनी है तो क्या ट्रिक बताया था? मैं कहता Cl हटाओ और क्या लगाओगे? वो OH हटाओ, Cl लगाओ, NaOH ऐड करके NaCl माइनस करो। मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई एसिड है तो आप क्या करेंगे? H हटाओ, Na लगाओ, वहां पे HCl ऐड करके NaCl माइनस करो। और अगर कोई बेस है तो उसके लिए क्या बोला? OH हटाओ, Cl लगाओ और HCl को ऐड करके, HCl नहीं, NaOH ऐड करके, NaOH ऐड करके NaCl माइनस कर दो, आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आपने क्या किया? इसमें से OH हटा के Cl लगा दिया, तो Cl लगा के NaOH ऐड करो, NaCl माइनस करो, तो ये हो गया बी ऑप्शन। आपने NH4OH में से OH हटा के Cl लगाया, NaOH ऐड करके NaCl माइनस किया, बी ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, यहीं पे कोई एसिड होता तो, जैसे लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिडिक एसिड बोला मैंने, अब यहां निकालते तो क्या बनता? CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl। चलो अगला बताओ। Which of the following option will be the limiting molar conductivity of acetic acid if the limiting molar conductivity of sodium acetate is 91 Simon centimeter square mole inverse? Limiting molar conductivity of individual ions are given in following table. तो ये LMC दे रखी है, ये आयंस की वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या रहे हैं भाई?
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसिडेट की दे रखी है ये, और इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू दे रखी है। अब जरा मेरे को ये बताओ कि आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालोगे? बोलो। बिल्कुल। अब आपके पास में इसकी वैल्यू निकालनी है CH3COOH की, तो आपके पास है क्या, Na है, तो इसमें आप H प्लस ऐड करो, Na प्लस माइनस कर दो, तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, CH3COOH, Na माइनस कर दिया। तो आपके पास इसका डेटा गिवन है, ये H प्लस भी गिवन है, Na भी गिवन है, हो जाएगा आपका। हाँ, वो केवल आपको परेशान करने के लिए, बाकी इसका कोई काम नहीं है। चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू क्या है? 96500 है, सही है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा यहां पर आपको ऑब्टेन करना है 1 मोल एल्यूमिनियम, समझ गए? 1 मोल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होगा 0, और यहां एल्यूमिनियम कितना है 3, तो 3 से यहां तक कितना चेंज आया 3 फैराडे। ठीक है, अरे वैसे सीधे हो जाएगा ये तो, फैराडे लॉ से भी करोगे वहीं से आ जाएगा, लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहां पे क्वेश्चन की भाषा अलग होती है। अगर वो कहता है कि 1 मोल Al2O3 से हमें एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है तो कितना चार्ज चाहिए, तो अगर 1 मोल Al2O3 होता तो 1 Al पे 3 है तो 2 Al पे 6 हो जाता, पर उसने बोला है 1 मोल एल्यूमिनियम, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 1 Al चाहिए, Al2O3 से 1 Al बनाओगे तो डिफरेंस आपका 3 का आ रहा है। छोटी सी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में देता कि इससे कितना एल्यूमिनियम मिलेगा, कितना चार्ज होगा इससे, 1 मोल Al2O3 से आपको एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है, कितना चार्ज होगा, तो 6 फैराडे होता है, बट 1 मोल एल्यूमिनियम है तो 3 फैराडे होगा। If the standard electropotential of an electrolyte greater than 0, then we can, ठीक है, infer that it's, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। बताओ, ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिड्यूसिंग पावर कम, ऑक्सीडाइजिंग बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी होती है जो रिड्यूस होता है, तो रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चंस, और भी है इसमें, है ना।